Okay, mic check. So very good afternoon to every one of you all. खाना कम हुआ है कि खाना ज्यादा हुआ है? कम हुआ है. अभी नई नई जर्नी शुरू हुई है, मम्मी पापा से दूर है के 1-2 दिन ही हुए हैं, तो उस फेज में हो क्या आप जिंदगी के कि मुझसे डर रहे हो आप लोग? मुझसे डर रहे हो? चलो ओके. तो I would like to welcome every one of you all officially to this beautiful journey of CA course. As you all know, CA Foundation आपकी journey का पहला step है, which is the entrance examination of the CA course. तो before starting anything, मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो और उसी से हम लोग इस कोर्स की शुरुआत करते हैं. Come on guys. ठीक है, एक तो प्रोफेशनल कोर्स और उसमें CA करना, इट्स अ बिग थिंग. सो यू ऑल शुड बी हैप्पी कि आपने ये जो कोर्स है उसको चुना है और अब आपकी लिटरली पूरी जिंदगी जो है इसी कोर्स में जाने वाली है. एंड बिलीव मी दैट यू ऑल विल रियली एंजॉय द जर्नी प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट द फैकल्टीज आर टेलिंग यू ऑन एंड ऑफ. ओके, तो ज्यादा हेक्टिक भी रूटीन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है कि केक वॉक है, कि बहुत ही सिंपल है. बट अगर आपने रूटीन को प्रॉपरली फॉलो किया तो बहुत मजा आ जाएगा आपको कोर्स में, है ना. और मैं कौन हूं, मेरा सब्जेक्ट क्या है, कुछ आइडिया है? कौन हूं मैं? ओके, सो आई एम CA अंकिता पटनी एंड आई विल बी टीचिंग यू ऑल पेपर नंबर 2 विच इज बिजनेस लॉज. ओके, वैसे लॉ जो है पिछले 11 सालों से मैं पढ़ा रही हूं. सो दिस इज द 12th ईयर ऑफ माई टीचिंग प्रोफेशन एंड स्टार्टिंग से जब से मैं टीचिंग में आई हूं मैंने लॉ ही पढ़ाया है. सो बेसिकली लॉ को मैंने जिया है, खाया है, पिया है, सब कुछ जो है लॉ के साथ ही हुआ है ना. सो बेसिकली लॉ इज माय फोर्टे, इट इज माय स्पेशलाइजेशन. और इस बार तो आप लोगों के लिए जून 2024 is going to be the first attempt of the new course. आप लोगों के लिए और भी बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आप लोग जानते हो अर्लियर मतलब पिछले बैच तक लॉ सिर्फ अकेला लॉ नहीं था. लॉ 60 मार्क्स का था जिसके साथ 40 मार्क्स का BCR रहता था, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग लाइक इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, बट इस बैच से आपका पूरा सब्जेक्ट जो है पेपर नंबर 2 पूरा 100 मार्क्स इज ओनली गोइंग टू बी लॉ. और इंस्टीट्यूट ने CA इंटर में से कुछ टॉपिक्स को उठा के डाल दिया है इन CA फाउंडेशन. पहली बात तो एक पूरी एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 इंटर में से उठा के फाउंडेशन में डाल दिया है. दूसरी चीज, आपको एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके आपको पहले सिर्फ बेसिक प्रोविजंस हुआ करते थे, बट अब बेसिक प्रोविजंस के साथ साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में कर दिए ऐड. तो ये भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे ना वो पहले हुआ करते थे CA इंटर में, और CA इंटर से उठा के इंस्टीट्यूट ने कहा डाल दिया है CA फाउंडेशन. और एक बेसिक चैप्टर है विच इज रिलेटिंग टू इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. बट आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स पिछले 11 सालों से मैं पढ़ा रही हूं. सिर्फ डिफरेंस ये है मैं फाउंडेशन लेवल नहीं इंटर लेवल पे तो पढ़ाती थी. तो मेरी बुक्स रेडी है, चार्ट्स रेडी है, क्वेश्चन बैंक रेडी है, क्या सवाल आपको टेस्ट में पूछे जाने वाला है सब कुछ मेरे दिमाग में सॉर्टेड है. एंड आई नो क्या अप्रोच आपको फॉलो करना होगा सो दैट यू गेट गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर. कोई फैकल्टीज ने कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, कितने सब्जेक्ट्स है, कैसा कैसा पैटर्न होता है, सारा इंट्रोडक्शन आप लोगों का हो चुका है. तो मैं वापस इंट्रोडक्शन देके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज वही चीज सुन के भी आप क्या करने वाले हो. कितने पेपर्स होते हैं आपको फाउंडेशन में? कौन से? अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. मैं क्या पढ़ा रही हूं आपको? लॉ, विच इज पेपर नंबर. हर पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का. और पासिंग कैसा होता है? इंडिविजुअली 40 नंबर but in aggregate 50 marks. So in short,
एग्रीगेट 400 में से आपको कितने नंबर मिलने चाहिए? 200। बट सिर्फ 200 मिलके कोई फायदा नहीं है, इंडिविजुअली भी आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर तो मिलना जरूरी है। कोई पेपर में आपको सिर्फ 20 मार्क मिले हैं, बट बाकी पेपर्स में आपको 70, 80, इकोनॉमिक्स में तो 90, बट फिर भी इंस्टीट्यूट कहेगा भाई तू पास नहीं, तू चारों पेपर वापस से दे। तो इंडिविजुअली भी हर पेपर में क्या 40 नंबर आना जरूरी है? अरे बोलो ना। और ओवरऑल कितने नंबर मिलना जरूरी है? यस, 200 आउट ऑफ 400 इज ऑल्सो नेसेसरी टू क्लियर CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। एक बार हमारे वर्चुअल किड्स का भी स्वागत कर लेते हैं। So very good afternoon to all the virtual kids who are watching the lecture online. एक बार ये virtual kids के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो यार. Come on guys. I know it is very difficult ऐसा ऑनलाइन बैठे बैठे आप लोगों ने कोविड में एक्सपीरियंस किया होगा. कोविड आपके कौन से साल में था? 11th 12th या 10th 11th? 10th 11th. तो आप लोग जानते हो घर पे बैठे बैठे बिगर फ्रेंड्स के, बिगर दोस्तों के, बिगर टीचर्स के ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने दिन भर लिटरली बैठना, होमवर्क करना, इट्स नॉट एट ऑल एन ईजी जॉब. बिल्कुल मन नहीं लगता है. स्टार्टिंग के 8-10 दिन ठीक है, इंथुजियाज्म में आप पढ़ लेते हो, बट बाद में बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता. बट इन बच्चों ने ये सोचा है कि फाउंडेशन हो या 10th 11th हो, फर्क नहीं पड़ता, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स लेके हम एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे. सो इनके चैलेंजेस अलग लेवल के हैं. सो दैट्स वेरी गुड कि भले ही घर पे, तो घर पे ही सही, सारे कंफर्ट्स को आपको साइड में रखना है और एकदम शिद्दत से जो है ये लेक्चर्स को अटेंड करना है, होमवर्क करना है, टेस्ट देना है. तभी माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलेगा. हाँ या नहीं बच्चों? यस. तो अब देखो सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट आप सब लोगों के लिए नया है. आप में से कितने बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हो और कितने आर्ट से हो? ओके, नोबडी फ्रॉम आर्ट. साइंस वापस से बताओ तो कितने? ओके. और बाकी सब लोग मतलब कॉमर्स से है. बट बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुश हो जाओ आप, क्योंकि चाहे बच्चा कॉमर्स का है या साइंस का है, लॉ के लिए तो उसकी जर्नी एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है. इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स तो भी इन कॉमर्स के बच्चों ने 11th 12th में पढ़ा होगा, बट आप लोगों को टेंशन लेने की बात ही नहीं है. लॉ में इनका भी नॉलेज जीरो, आपका भी नॉलेज जीरो. सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज टू साइंस एंड आर्ट कॉमर्स के किड्स, क्योंकि जो भी है सभी की शुरुआत एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से है. हाँ, आगे आप कितना तेज बढ़ते हो ये तो सिर्फ मेरा और आपका ही कमाल है. अगर आप मेरी बातें सुनोगे ही नहीं, आपको सुनना ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं देना है, तो ऑब्वियसली बातें हो सकता है एंड में कुछ बच्चे आगे हैं और कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे. बट जहां तक स्टार्टिंग पॉइंट का आपका एक बैरियर है जो साइंस के बच्चों को दिमाग में ऐसे खटकता रहता है ना, अब कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, ये लोग तो 2 साल आगे है, मैं तो फेल होने वाला, मुझसे तो नहीं होने वाला, ये सब चीजें आपको एटलीस्ट लॉ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बिकॉज फॉर एवरीवन लॉ इज गोइंग टू बी अ वेरी न्यू सब्जेक्ट. बट आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो. जैसे जैसे दिन आएगा हल्का सा डोज में आपको देती जाओगी. आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इंजेक्शन कब लग चुका है और लेक्चर खत्म हो जाएगा. सो slowly and steadily we are going to win this race. सिर्फ भरोसा रखिए मुझ पे. भरोसा है या नहीं है? आवाज से तो नहीं लग रहा है या नहीं है? यस, वेरी गुड. तो कुछ 1-2 इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, उसी से हमारा सफर थोड़ा और इफेक्टिव रहेगा. क्योंकि देखो ये स्कूल तो नहीं है कि साल भर हमारे क्लासेस चलते रहेंगे. जून में तो आपका अटेम्प्ट ही ड्यू है, उसके 2 महीने पहले तक तो क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए ताकि आपको अच्छा खासा प्रेपरेटरी लीव मिले. तो अगर आने वाले 5 से 6 महीनों में हमें क्लासेस कंप्लीट करनी है तो कुछ तो डिसिप्लिन, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट टीचर, बट यस कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला रूल है दैट यू आर सपोज टू बी ऑन टाइम इन द क्लास. ओके. और कल से टाइमिंग जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आपको बताया गया है. हाँ, तो पहले मैथमेटिक्स होगा, फॉलोड बाय लॉ, इकोनॉमिक्स, लंच ब्रेक एंड देन यू ऑल विल हैव अकाउंट्स. तो सारे थियोरी पेपर्स जैसे कि लॉ है, इकोनॉमिक्स से प्री लंच हो जाएंगे. और सबसे पहला वाला सेशन और लास्ट वाला सेशन आपके
प्रैक्टिकल पेपर्स रहेंगे, मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स, तो आपको भी तकलीफ नहीं है और फैकल्टी को भी तकलीफ नहीं है। समझ में आई क्या बात? तो सबसे पहला जो रूल रहेगा वो ये रहेगा दैट यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम इन द क्लास। देखो क्या होता है, अगर आप ये क्लासरूम के लेआउट को ऑब्जर्व करोगे, जो एंट्री पॉइंट्स है ना एकदम स्टार्टिंग में इधर और इधर, क्या हो जाता है, कोई बच्चा लेट आता है ना, तो जैसे वो लेट आता है ना, सबकी नजरें उस पर आ जाती है एकदम, और उसमें आने वाली अगर लड़की हो, जब तक वो बैठेगी नहीं ना, नजरों से पीछा नहीं छोड़ते ये लोग। ऐसा ही होता है, देखना अभी आप, अभी अमर आएगा थोड़े टाइम बाद, कुछ चाय वाय पानी लेके, देखना मेरा एग्जिट हो जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी। लास्ट बैच के बच्चे फिर देखो अमर से इतने ऑब्सेस्ड थे, अमर ग्रुप भी बनाया उन्होंने, ये देखो इतना प्यार हो गया था उससे। तो ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए इट्स अ रिक्वेस्ट स्पेशली टू यू ऑल, प्लीज कम ऑन टाइम इन द क्लास। एंड सेकेंडली माय डियर फ्रेंड्स, थोड़े समय के लिए, मेरा क्लास ज्यादा समय के लिए नहीं है, 1 घंटा 1.25 घंटे का ही क्लास रहता है। आपके मोबाइल फोन या तो ऑफ कर दीजिए या तो आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। इफ आई फाइंड एनी स्टूडेंट यूजिंग द सेल फोन इन क्लास, आई एम गोइंग टू कॉन्फिस्केट द सेल फोन। नॉट ओनली कॉन्फिस्केट, रात को सर और मैं मिलके बस चैटिंग भी करने वाले हो फोन में से, फिर देखो ब्रेकअप नहीं हुआ तो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लो। ज्यादा समय तो नहीं, 3:30 तक तो आपकी क्लासेस, या मैक्सिमम 4 बजे तक तो आपकी क्लासेस खत्म ही हो जाती है। एंड बिटवीन एवरी क्लास यू हैव 15 मिनट शॉर्ट ब्रेक, और लंच ब्रेक का भी आपको आधे घंटे का ब्रेक है। तब आराम से आप घर वालों, घर वाली, जो भी उनसे बात, मैसेज जो भी आप कर ही सकते हो, और बोल ही दीजिए उसको, मतलब उनको, ठीक है, कि जो भी बात है या जो भी वीडियो कॉल्स है या चैटिंग है हम लोग करेंगे भी, तो वी विल डू इट आफ्टर 4 o'clock। ठीक है, और तीसरा रूल ऑफ दिस क्लास इज यू आर सपोज टू डू योर होमवर्क रेगुलरली। ठीक है, होमवर्क अगर आपने नहीं किया है तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। फिर यू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, डांस ऑन शीला की जवानी। ठीक है, और पूरा भारत आपको देखेगा, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ पुणे में नहीं, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्ट्रीम्ड between kids all over India. Apart from that, there are going to be various Google Drive and pen drive kids. So this is not only about these 268 kids who are watching me through live streaming modes. Live streaming में तो हमारे पास almost 250 बच्चे जुड़े हुए हैं, बट उसके अलावा जो भी जीडी पीडी वाले बच्चे हैं, उनको भी आपका मस्त एंटरटेनमेंट का डोज जो है वो मिलने वाला है। सो इट इज बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली, नहीं तो भाई प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, शायरी, डांस या सॉन्ग के लिए, तो उस बात के लिए आई एम अ लिटिल कंसर्न, बिकॉज आप लोग जानते होंगे, आपको इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया, मेरा जो पेपर है वो गोले गोले वाला नहीं है, जैसे कि मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, जहां 1 सवाल 4 गोले, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो फिर टिंगो, और 6 महीने बाद वापस से अटेम्प्ट दे दो। ऐसी बात अनफॉर्चुनेटली लॉ के लिए नहीं है। लॉ के लिए ना आपका पूरा पेपर फुल 100 मार्क्स इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब जैसे स्कूल में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस होता था, डायरेक्टली सवाल पूछेगा आईसीआई, जैसे स्कूल में आपको था 10th स्टैंडर्ड में, डिस्क्राइब ओम्स लॉ, जाला आता है तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं, या तो आबाद या तो बर्बाद। तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में ना सिर्फ मेरा अच्छा पढ़ा के या भारी पढ़ा के बात नहीं बनने वाला है। आपको भी होमवर्क करना पड़ेगा, आपको भी टेस्ट देना पड़ेगा, आपको भी डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, तभी इट्स गोइंग टू मेक वंडर्स। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। लॉ 1 घंटा भी पढ़ के क्या घंटा पढ़ लो या, ठीक है, तो ऐसी वो बात है। सो आई रियली रिक्वायर योर सपोर्ट स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, अब थोड़ा सा ना मैं आपको सिलेबस के बारे में हल्की सी झलक दे देती हूँ, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों को लॉ के लिए अपनी एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी होगी। आपके पास है आज सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ? एक कॉमन नोटबुक नहीं, अकाउंट्स भी उसमें, इकोनॉमिक्स भी उसमें, नहीं ना ऐसा नहीं, कुछ नहीं। लॉ को भी इज्जत दो, 100 नंबर का पेपर है वो। ठीक है, तो आई वॉन्ट अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। एक ही नोटबुक मुझे लगेगी, उसमें हमारा क्लास वर्क भी होगा और उसी में हमारा ये होमवर्क भी होगा। तो आपको ऐसे
लॉ की 2 नोटबुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्लास वर्क अलग और होमवर्क अलग, एक ही नोटबुक रहेगी जिसमें हम लोग सारे एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे, समरी भी बनाएंगे, क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो भी उधर ही सॉल्व करेंगे, अलॉन्ग विथ दैट जो आपका होमवर्क होगा वो होमवर्क भी आप उसी नोटबुक में करने वाले हो सॉल्व. सो 1, I require a separate notebook for law. And secondly, I want you all to have a good compass box with all stationery supplies. इस स्टेशनरी में प्लीज चिंदीगिरी मत करना. कुछ 100 रुपए की बात है. 2-3 पेंसिल, एक स्केल, एक इरेजर, 4-5 पेन. देखो कोई आया? ये देखो. Exactly this was what I was telling you. देखो ना एक बार आनंद सर क्या बोल रहे हैं. चेक करो. गई कि नहीं सबकी नजरें? मेरा एग्जिट, उनका एंट्री. प्रैक्टिकली बताया मैंने आपको. देखो एक बार बात करो ना बाहर जाके. सर बाहर है शायद. हाँ बोलो मुझे क्या हुआ. सर का क्लास हो गया ना? ठीक है. क्या हुआ? ठीक है. तो एक तो मेरे को एक सेपरेट नोटबुक लगेगी and 1 compass box filled with good stationery, 2 pencils, 1 eraser, 1 scale and 3-4 pens. Any pen that you are comfortable with. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बहुत ही भारी पेन, पार्कर पेन और ऐसा वैसा यूनिबॉल और ऐसा कुछ होना जरूरी है. अपनी 10-12 रुपए की रेनॉल्ड्स की बॉल पेन भी हो सकती है. प्रेफरेबली ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आज डे 1 से यू स्टार्ट यूजिंग अ ब्लैक बॉल पेन. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज ब्लैक इज लकी फॉर मी. बिकॉज यस, आईसीआई के रूल्स के मुताबिक आप जब एग्जामिनेशन में आपके आंसर्स लिखते हो, यू आर ओनली अलाउड टू यूज अ ब्लैक बॉल पेन. आज डे 1 से अगर आप उस पेन से कंफर्टेबल हो जाते हो, क्या होता है वो 3 घंटे जो है आपके पेपर के, उस वक्त आपके लिए काफी आसानी होती. नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, क्लास में ऐसे 2-3 रुपए की पेन यूज करते हैं और एग्जामिनेशन के लिए एकदम भारी 50-100 रुपए की पेन लेके आ जाते हैं. बट देन दे आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग दैट पेन और उनकी राइटिंग स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. सो डोंट लेट दैट हैपन टू योर सेल्फ. आप आज ही डिसाइड कर लो कि किस पेन से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है और उसी पेन से आप क्लास वर्क में भी प्रैक्टिस कीजिए और होमवर्क के लिए भी आप उसी पेन से राइटिंग प्रैक्टिस आपके नोटबुक में कीजिए. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा स्टेशनरी में मेरे को लगेगा कुछ स्टिकी नोट्स. स्टिकी नोट्स है किसी के पास यहाँ पे? बताओ तो जरा. इन वर्चुअल बच्चों को भी बताती हूँ. तो दीज आर स्टिकी नोट्स. ये एक साइज में आता है और इससे बड़ा भी एक साइज आता है. दोनों भी आप स्टिकी नोट्स परचेज कर लेना. तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है और कुछ कुछ पीपीटीज है जो मैं क्लास में देने वाली हूं. वही एग्जाम्पल्स और पीपीटीज आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे और स्ट्रेट अवे आप क्या कर दोगे, आपके टेक्स्ट बुक में चिपकाओगे. क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, दिस इज कलर्ड बुक्स. और वो भी उसका मटेरियल कैसा है आपको पता है? मैगजीन का मटेरियल कैसा होता है? मैगजीन कभी पढ़ते हो आप मैगजीन्स? तो मैगजीन का जैसा मटेरियल होता है ना, वैसा टाइप का कुछ मटेरियल होता है. देखो ऐसा टाइप का मटेरियल होता है पेपर का, हमारे मैगजीन का जैसा होता है. तो यू कैन नॉट राइट विथ पेंसिल एंड अ नॉर्मल बॉल पेन ऑन दिस पर्टिकुलर बुक. तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट का कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप उसी स्टिकी नोट पे वो एग्जाम्पल लिखोगे और उसको इधर चिपकाओगे. तो ऐसे करके इसीलिए हमें क्या करना है, स्टिकी नोट्स को भी करना है इस्तेमाल. ऐसी आपको मिलेगी 2 बुक्स. ये एक ऐसा वॉल्यूम नंबर 1A मिलेगा. 1A, एक मिनट देखो मैं बताती हूँ, जिसमें आपके 2 एक्ट्स हैं. स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. फर्स्ट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. इसमें यही सारी बातें बताई है. लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है, जुडिशियल सिस्टम क्या है इंडिया में, अलोंग विथ दैट इंडिया में कौन लॉ मेकर होता है, कौन लॉ को अप्लाई करता है, फिर उसके साथ साथ कोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे डिसीजन कोर्ट ऑफ लॉ में लिया जाता है. तो ये सारा फ्रेमवर्क जो है, इन शॉर्ट लॉ इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है हमारा चैप्टर नंबर 1, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. क्या है बोलो तो? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. और दूसरा चैप्टर जो है आपकी दूसरी एक्ट है, विच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कौन सा एक्ट है, नाम बोलो तो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये आपका दिया जाने वाला है इन वॉल्यूम नंबर, आपको दिखेगा
1A। क्या है वॉल्यूम 1A, जिसमें दो ही चीजें हैं, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी चीजें बताई गई है, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट आप कब एंटर करते हो, कैसे एंटर करते हो? क्या कॉन्ट्रैक्ट ओरली एंटर किया जा सकता है क्या, या क्या उसको राइटिंग में ही होना जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या होते हैं? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है? कल जाके आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और दूसरे पार्टी ने वादा करके तोड़ दिया, तो आपके पास क्या सारे रेमेडीज है? जैसे कि ब्रेक में से फॉर एग्जांपल आप ये दुकान में चले गए और आपने अंकल से कहा, अंकल 10 रुपए दो और चिप्स का पैकेट दो। इज दिस ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? अरे बोलो ना। या तो फिर से फॉर एग्जाम्पल आप होटल में चले गए, बाजू के स्वामीज में या सांबर में, मस्त ऑर्डर वॉर्डर दिया, डोसा वोसा खा भी लिया, और जब पैसे देने की बात है आपने कहा मैं नहीं देता पैसा, जो करना है कर ले। मतलब क्या आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है? ये रेस्टोरेंट वाला आपके अगेंस्ट केस फाइल करके पैसे रिकवर कर सकता है। तो यही सारी चीजें लिखी गई है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसमें लिखी गई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वॉल्यूम 1A में बस ये दो चैप्टर्स है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड सेकेंड चैप्टर इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये वॉल्यूम 1A है। बट वॉल्यूम 1A के साथ साथ आपको और एक वॉल्यूम मिलने वाली है, एंड विच इज गोइंग टू बी वॉल्यूम नंबर 1B। ये कौन सी वॉल्यूम है? 1B। और इस 1B में आप लोगों को 5 एक्ट्स है, 5 एक्ट्स, वो भी ऐसी है कलर्ड बुक्स। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है? इसमें होने वाला है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कौन सा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नाम ही कहता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स जब कभी भी होता है, जैसे कि संडे के दिन आप शॉपिंग मॉल में चले गए, फीनिक्स में या पवेलियन में, आपने बहुत सारी दुकानें विंडो शॉपिंग की, आपको कुछ अच्छे लगे, कुछ कपड़े, कुछ ब्लेजर्स, कुछ शूज, मे बी सम ग्लेज, सम टी शर्ट। आपने क्या किया? कपड़े लिए, पैसे दिए। क्या गुड्स का सेल हो रहा है? शॉपकीपर के साइड से गुड का सेल हो रहा है, आपके साइड पे क्या गुड्स का परचेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसे केस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट अट्रैक्ट होता है। कौन बायर है, कौन सेलर है, कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है, डिलीवरी कब आपको ट्रांसफर करनी चाहिए, सेलर ने गुड्स को बेच दिया है बट बायर ने पेमेंट नहीं दिया है, तो सेलर के पास क्या सारे रेमेडीज है, या बायर ने एडवांस दे दिया है और अब सेलर गुड्स बेचने से मना कर रहा है, तो ऐसे केस में हमारे बायर के पास क्या क्या एक्शन अवेलेबल है, वो सब कुछ दिया गया है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट एक्ट आपकी पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप आप लोगों ने कुछ किया है क्या अकाउंट्स में, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है? पार्टनरशिप अकाउंट्स कि नहीं हुआ है आपका 11th-12th में? कि कोविड में हुआ भी नहीं भी हुआ एक ही बराबर था? हुआ है ना? तो आपको पता है ना पार्टनरशिप क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं साथ में बिजनेस करने के लिए, इट्स नोन एज अ पार्टनरशिप। तो कितने मिनिमम पार्टनर्स, कितने मैक्सिमम पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, क्या ये एंटिटी चैरिटेबल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हो सकती है, या क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव बिजनेस होना ही जरूरी है, पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, क्या लाइबिलिटीज होती है, पार्टनरशिप फर्म कब डिसॉल्व होता है, कब वाइंड अप होता है, क्या माइनर को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो एज अ पार्टनर, ये सारी चीजें दी गई है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एंड देन यू हैव यस LLP एक्ट, जो रिसेंट एक्ट है, 2008 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड LLP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने कंपनीज आपने देखा है प्रैक्टिकली? कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो पेज 3 के अलावा, कि न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते? अभी तो इंस्टा किड्स हो आप लोग, इंस्टा किड्स, न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं है ना? पता नहीं इंस्टा पे भी किसको किसको फॉलो करते हो।
इसके इंस्टा पे तो बस उर्फी उर्फी और राखी। तब ऐसे केस में सुनो ना मेरी बात, देर आर सम गुड चैनल्स ऑल्सो दैट यू कैन फॉलो, लाइक NDTV, आज तक, है ना, इकोनॉमिक टाइम्स, यस वेरी गुड। तब ऐसे केस में अच्छा, कंपनीज के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता सकते हो क्या? आपने देखे हैं कंपनीज को इंडिया में? कुछ न्यूज़ व्यूज पढ़ते हो जिसमें आपने सुना है ये कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए, वो कंपनी केम अप विद अ बायबैक, ये कंपनी ने, हाँ वेरी गुड, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो क्या कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल दो ना मुझे। ओके वेरी गुड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या बात है, और वोडाफोन एंड आइडिया वी लिमिटेड, और टाटा मोटर्स, वेरी गुड। उसके अलावा कौन सा? अडानी, यस, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी। So Reliance, Tata, Infosys, Adani, all these are nothing but these are classic examples of companies. आपने Flipkart का नाम सुना होगा, शॉपिंग करी होगी। Flipkart also runs as a company, Zomato, Paytm, अभी कुछ समय पहले IPO भी आया था उसका, नाइका, गर्ल्स कम ऑन, नाइका का भी तो कुछ समय पहले IPO आया था या नहीं आएगा? दैट इज ऑल्सो रनिंग एज अ कंपनी। तो ये कंपनी क्या होती है, कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, कंपनी को अगर पब्लिक ऑफर करना है तो क्या सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, ये सारी चीजें दी गई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बट कंपनीज में ना बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है यार, मतलब फॉर्मेलिटीज ही फॉर्मेलिटीज। आप सोचो कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस हो गए यार, मतलब आप लोगों को तो ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को फाउंडेशन में कुछ 15-20 सेक्शन ही पढ़ने हैं, और इंटर में भी आप कंपनीज एक्ट ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हो। इंटर में भी जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हो, आप बस सिर्फ और सिर्फ 150 सेक्शन ही पढ़ने वाले हो। बस सिर्फ 150, जी हाँ, सिर्फ 150, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट इट कंप्राइजेस ऑफ 470 सेक्शन। तो इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन और इंटर लेवल पे आपको बस हल्का सा डोज देने की कोशिश की है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, समझ रहे आप? तो कंपनीज में इतनी फॉर्मेलिटीज पूछो ही मत। और LLP के भी कुछ तो फायदे हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के भी कुछ तो फायदे हैं, जैसे कि फर्म को बनाना बहुत आसान होता है, बट नुकसान भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आपको पता है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका यह मतलब होता है अगर आप कभी पैसे रीपे नहीं कर पाए, घर का पैसा आपको डालना पड़ेगा पैसे को रीपे करने के लिए। और इसीलिए 2008 में द लॉ मेकर्स केम अप विद अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LLP। क्या नाम है? फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वेरी गुड, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म। दोनों के भी एडवांटेजेस उठा के हमने ये नए एंटिटी को बनाया विच इज नोन एज द LLP। और लास्ट में आपको और एक एक्ट है जो CA फाइनल से मैंने आपको कहा ना इंटर में लाया गया है, विच इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, अ चेक, कितने पार्टीज होते हैं, किसकी प्राइमरी लाइबिलिटी, किसको पैसे मिलने वाले हैं, और चेक एंडोर्समेंट, अगर चेक डिसऑनर हुआ तो क्या सारे एक्शंस है, कहां पे आप केस फाइल कर सकते हो, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो ऐसे करके इन टोटलिटी में आपको आपके सिलेबस में है 7 चैप्टर्स, और ये 7 चैप्टर मेरे लिए 2 बुक्स में डिवाइडेड है, वॉल्यूम 1A एंड वॉल्यूम नंबर 1B। बट उसके साथ साथ मैं आपको और 2 बुक्स देने वाली हूं आपको। एक तो है ये मेरी क्वेश्चन बैंक, और ये क्वेश्चन बैंक अगर आप देखोगे बहुत ही बढ़िया बनाई है मैंने ये क्वेश्चन बैंक, रुको बताती हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन बैंक में पिछले 10 पेपर्स, 10 पेपर्स
पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स के क्वेश्चंस है अलोंग विद द सॉल्यूशन, और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक आईसीआई के मॉड्यूल के पीछे हर चैप्टर के बाद ना कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को भी हमने कवर किया है। तो देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नवंबर 18 के एग्जामिनेशन में पूछा है, दिख रहा है क्या आपको, और आईसीआई के मॉड्यूल में भी पूछा है। फिर अगर आप अगला वाला क्वेश्चन देखोगे, ये भी नवंबर 18 के पेपर में पूछा है। अगला वाला सवाल देखो जनवरी 2021 के पेपर में पूछा गया है। फिर अगला वाला सवाल जनवरी 21 में भी पूछा गया है, और आईसीआई के मॉड्यूल में भी ये सवाल पूछा गया है। तो जब आपकी क्लास खत्म होगी आप एकदम प्राउडली बोल सकते हो मैंने पिछले 10 पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को कर दिया है सॉल्व, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को मैंने कर दिया है सॉल्व। और सिर्फ मैंने हिंट नहीं दी है, इन डिटेल अगर आप देखोगे मैंने आंसर्स को प्रेजेंट किया है। जैसे आईसीआई एक्सपेक्ट करता है वैसे ही सवालों के जवाब मैंने दिए हैं इन द क्वेश्चन बैंक। ओके, और रिवीजन के लिए हम लोग आपको देने वाले हैं ये चार्ट बुक। और अगर आप देखोगे चार्ट बुक काफी हैंडी है, 50 चार्ट में आपका पूरा का पूरा 7 चैप्टर्स का सिलेबस, मतलब 100 नंबर का सिलेबस हो जाता है कवर। तो क्लासेस के बाद जब मैं आपके डिटेल मैराथन लूंगी, शॉर्ट मैराथन्स लूंगी, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन का रिवीजन लूंगी, तो ये सारे रिविजन्स जो हो गए ये कहां से लिए जाएंगे, फ्रॉम दिस चार्ट बुक। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप रिविजन्स करोगे उतना ज्यादा आपको याद भी रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता रहेगा। तो ऐसे करके 4 बुक्स का सेट आपको मिलने वाला है फॉर योर अटेम्प्ट, और एडिशन इज गोइंग टू बी एडिशन 11। तो सिर्फ एक बार चेक कर लेना, एडिशन 11 अगर आपको मिला है तो आपको सही बुक्स मिली है। प्रीवियस एडिशन वाज एडिशन नंबर 10 which was applicable till December 23 attempt. May 2024 मतलब जून 2024 and onwards जो एडिशन एप्लीकेबल है इज गोइंग टू बी एडिशन नंबर 11। बुक्स के लिए आपको सेपरेटली पे करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द फीस ऑफ द क्लास ओनली। ठीक है, तो ये बुक्स जो भी है कलर्ड बुक्स आपको मिलने वाला है अलोंग विद द कोर्स ओनली, और इसी बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी बच्चों के मन में सवाल आएगा, मैम आपने तो हमें बुक्स दे दी बट क्या हमें आईसीआई की मॉड्यूल को रिफर करना जरूरी है मेरी बुक्स के अलावा? तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। एवरी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन that is going to be asked in the examination is going to be from these 2 volumes, volume number 1 and volume number 1B, 1A and 1B। क्यों? क्योंकि ये बुक्स मैंने बनाई हैं? नहीं, क्योंकि ये बुक्स जो हमने बनाई हैं ये बनाई है अकॉर्डिंग टू आईसीआई स्टैंडर्ड्स। सो इंस्टीट्यूट के जैसे एक्सपेक्टेशन है, इंस्टीट्यूट ने जो जो कंटेंट कवर किया है वो सारे कंटेंट को हमने इन बुक्स में लिखा है। तो फिर कोई बात ही नहीं बनती है। सारे के सारे सवाल जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं वो पूछे जाने वाले हैं ओनली फ्रॉम वॉल्यूम 1A एंड फ्रॉम वॉल्यूम नंबर 1B। तो आपको इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को रिफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पक्का 100%? अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग किड्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपकी बुक्स जो है आज से डिस्पैच होना चालू हो गया है, बट बुक्स डिस्पैच होने में और आपको मिलने तक 6-7 दिनों का समय लगेगा। और इसीलिए ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो उसी वीडियो में हमने चैट बॉक्स में नोट्स को पिन किया है थ्रू अ मैसेज। आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ये नोट्स आने वाले 6-7 दिनों की है। तो जब तक आपको फिजिकल नोट्स नहीं मिल जाती तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, इन नोट्स को कर सकते हो रिफर। और जहां तक आप लोगों की बात है, फिर यही नोट्स का मैं हैंड आउट आप लोगों को दे दूंगी, क्योंकि अगले हफ्ते तक आप लोगों को भी फिजिकल नोट्स मिलेंगे। जब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, ये हैंड आउट्स को कर सकते हो रिफर। आप लोगों को तो यही फेस टू फेस सारी बुक्स जो है वो डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम लोग सिलेबस के बारे में सारा इंट्रोडक्शन लिख लें, फिर सब्जेक्ट शुरू करते हैं। तो आ जाइए आपके सेपरेट नोटबुक में,
वर्चुअल किड्स आप लोग भी। हाँ बोलो ना, आ गए आपके सेपरेट नोटबुक में? फर्स्ट पेज पे आपका नाम और सब्जेक्ट का नाम लिख लो, बिजनेस लॉ। सबसे पहले पेज पे आपने क्या लिखा है? हाँ, जो इंडेक्स होगा ना आपको, तो उसमें आपका नाम लिख लो और सब्जेक्ट का भी नाम लिख लो, बिजनेस लॉस। लिख लिया आप लोगों ने? और इंडेक्स की तो जगह आप छोड़ ही रहे हो। अरे छोड़ रहे हो नहीं? उसके अलावा मैं क्या चाहती हूं, सुनो ना, आप लोग आपका फर्स्ट पेज ब्लैंक रखना, क्योंकि इस फर्स्ट पेज पे मैं आपको लिखवाना चाहती हूं कि लॉ के आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो मैं आज नहीं, आने वाले 3 या 4 दिनों में आपको बताऊंगी। हाँ, तो आप लोग यहां पे फर्स्ट पेज पे तो आपका नाम, सब्जेक्ट का नाम लिख रहे हो, और उसके साथ साथ आप लोग ये फर्स्ट पेज जो है आपके नोटबुक का, उसको ब्लैंक रखने वाले हो। डोंट वरी, आपके पेपर को मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूं, हम लोग लिखेंगे इसमें, बट आज नहीं, कुछ दिनों बाद। और यहां पे आप वो लिखने वाले हो कि लॉ के आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? सो देयर इज अ वे हाउ यू सपोज टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। अब जो आप सिलेबस का इंट्रोडक्शन देने वाले हो, आप शुरू करोगे फ्रॉम द सेकंड पेज ऑफ योर नोटबुक। तो वहां पे आप वापस से सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, बिजनेस लॉस। चेक, क्या लिखा है आप लोगों ने? बिजनेस लॉस। अब वहीं पे आप क्या करो, बिजनेस लॉस जहां पे आपने लिखा है ना, आप लोग ये सिलेबस के बारे में लिखिए, उसका कंटेंट क्या क्या है। अभी तो आप सिर्फ एक्ट्स के नाम ही लिख लो, बाकी आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। कल से जब आप एक्चुअली शुरुआत करेंगे, आपको कुछ लिंकिंग बैठना शुरू हो जाएगी। तो आप लिख लो, जैसे चैप्टर 1, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। प्लीज आपकी हैंडराइटिंग रीजनेबली गुड होने देना। थोड़ा सा मैं जूम आउट करती हूँ, वो प्रोजेक्टर पे कट रही है स्क्रीन, फर्स्ट वाले प्रोजेक्टर पे। क्या है चैप्टर 1? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा देखो, इंडियन का आई कैपिटल होगा, रेगुलेटरी का आर कैपिटल होगा, और फ्रेमवर्क का भी एफ कैपिटल होगा। क्यों? इस सवाल का जवाब आपको कल मिलेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 लिखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल। और क्लास में इतना लोड लेके मत बैठो, चिल रहो, किसी को मारूंगी नहीं मैं। चिल बेबी चिल। लिख लिया फर्स्ट 2 एक्ट्स? इसको हटाओ। चैप्टर 3 लिखिए, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930।
ये कॉमन नोटबुक बनाई है क्या आपने? अच्छा, कल फिर लेके आ जाना, ठीक है। कल से लॉ के लिए सेपरेट बुक लेके आ जाना, ठीक है? अच्छे बच्चे हो ना आप? उर्फी, चैप्टर नंबर 4 लिखे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिख लिया? चैप्टर नंबर 5, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। Chapter number 6, the Companies Act 2013. And lastly, the Negotiable Instruments Act 1881. Virtual kids done with the writing part? तो यस, आज हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया है। कल से हम एक्चुअली लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, बाय बाय लाइव स्ट्रीमिंग किड्स।